नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं जो अपना पिछला छूटा हुआ है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया था कि मरुस्थल है, मरुस्थल के दो भाग हैं, शुष्क है, अर्धशुष्क है। फिर शुष्क के दो भाग हैं, एक तो बालू का स्तूप मुक्त है, एक बालू का स्तूप युक्त है। इसके बारे में बता चुका था। फिर मैंने बताया आपको कि उत्तर जो अर्धशुष्क भाग है, उस अर्धशुष्क भाग के चार पार्ट हैं। चार पार्ट में सबसे पहला जो है वो है घग्गर का मैदान है। नंबर दूसरा है जो शेखावाटी का अंतर प्रवाही क्षेत्र है। नंबर तीन जो है वो है नागौर उच्च भूमि। और नंबर चार जो है वो है लूणी का बेसिन। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको बता दी थी। इसमें देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। आज हम बात करेंगे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र की। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पर। भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? शुष्क प्रदेश की। इसकी बात कर रहे हैं शुष्क की। देखिए, हमने क्या किया था, ऐसे किया था और ऐसे किया था और ऐसे करके हमने पार्टीशन किया था। ये अरावली थी, अरावली की ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थी और ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थी। ये ये तो शुष्क था और ये अर्ध शुष्क था। ठीक है, फिर हमने एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और चार पार्ट इसके किए थे और दो पार्ट इसके किए थे। इसको कहा हमने मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। ये कहा। इसके किसके पार्ट हैं? दोनों। ये किसके भाग हैं? शुष्क के भाग हैं। ठीक है, फिर मैंने बात की किसकी? घग्गर के मैदान की। फिर नहीं, अभी इनके बारे में बात करेंगे, पर मैंने इनके बारे में बता दिया था। इसके बाद शेखावाटी का अंतर प्रवाही क्षेत्र, फिर नागौर उच्च भूमि, फिर लूणी का मैदान। ठीक है, या लूणी का बेसिन। अब हम बात करने वाले मुक्त की तो हमने कर ली। अब बात करेंगे युक्त की, बालू का स्तूप युक्त की। ठीक है, बालू का स्तूप युक्त की मैं बात करूं तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कहेंगे किससे? पहली बात तो ये, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कहेंगे किससे? इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। क्या? बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप युक्त का मैंने आपको प्रतिशत बताया था। कितना बताया था? बालू का स्तूप युक्त का मैंने आपको प्रतिशत जो बताया था वो बताया था 58.5%। ये बताया था, यही बताया था। ठीक है, 58.5% मैंने क्या बताया था? बालू का स्तूप मुक्त का विस्तार बताया था किसमें? शुष्क प्रदेश में। और युक्त का बताया था कितना? 41.5%। अब 40-60 से याद रखोगे, उससे आपको बड़े तरीके से याद रह जाएगा। ठीक है, अब बालू का स्तूप युक्त की बात करें तो युक्त किससे कहेंगे? जहां पर क्या पाए जाएंगे? बालू के, जहां पर क्या पाए जाएंगे? बालू के टिब्बे। क्या पाए जाएंगे? बालू के टिब्बे। जहां पर बालू के टिब्बे पाए जाएंगे उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में बालू के टिब्बे पाए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात बता दी। बालू का स्तूप युक्त में टिब्बे पाएंगे और इन टिब्बों को क्या कहेंगे? इन बालू का स्तूप युक्त टिब्बों को कहेंगे धोरे या फिर धरियन। ये कहाँ बोला जाता है? ये बोला जाता है जैसलमेर में। जैसलमेर में जो स्थानीय जो लोग हैं वो इन धोरों को क्या बोलते हैं? इन धोरों को बोलते हैं, इन बालू के टिब्बों को क्या बोलते हैं? इनको बोल देते हैं धोरे या धरियन। धर दे धोरारी और धरती चौरारी, सुना होगा आपने। तो वो वही है, ये धरती धोरारी, धरती चौरारी। ठीक है, ध्यान रखना कि जो बालू का टिब्बे हैं उन्हें धोरे दर्जन कहाँ पे कहा जाता है? जैसलमेर में कहा जाता है। और कैसे? स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई कि धोरे धरियन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? और
और टीले भी कहा जाता है, टीले भी बोल देते हैं, टिब्बे भी बोल देते हैं, बात एक ही है। टीले टिब्बे कहाँ पे पाए जाएंगे? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में पाए जाएंगे बालू के टिब्बे। बालू का स्तूप मुक्त में नहीं पाए जाएंगे, वहां पर क्या पाई जाएगी? लाठी, वहां पर लाठी, वहां पे काजरी, वहां पर आवरी, वहां पर सम, वहां पर आकलुड फॉसिल्स पार्क, वहां पर नाचना गांव, वहां पर कुल्लरा, ये पाया जाएगा वहां पर। यहाँ पर क्या पाया जाएगा? यहाँ पर जो पाया जाएगा वो पाई जाएगी बालू के टिब्बे पाए जाएंगे। बस बालू के टिब्बों के बारे में ही बात करनी है, कोई ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। बालू के टिब्बों के बारे में नॉर्मल समझ लेते हैं, वैसे कोई ज्यादा पूछ ही नहीं जाते हैं, इनका कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। बस आपको तो क्या ध्यान रखना है, 58.5%। इनमें एक टीला जो बनेगा वो बताऊंगा मैं आपको, इंपॉर्टेंट बनता है, उसी के बारे में पूछा जाता है, और क्वेश्चन जो है उनके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, बालू का टिब्बे में हम पढ़ेंगे, बालू के टिब्बे जो है नंबर 1 पढ़ेंगे कौन सा? अनुदैर्ध्य, यह अनुदैर्ध्य टीला। फिर पढ़ेंगे अनुप्रस्थ, फिर हम पढ़ेंगे बरखान, फिर हम पढ़ेंगे नेटवर्क। ये टीलों के नाम है, अनुदैर्ध्य टीला, अनुप्रस्थ टीला, बरखान टीला, नेटवर्क टीला, ये सब जो है ये टीलों के ही नाम हैं। ठीक है, आप ये नहीं समझे कि बता क्या रहे हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि धोरिये और धरियन, टीले या टिब्बे, धोरे या धरियन, टीले या टिब्बे, तो उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। वो जो बनते हैं वो किस किस आकृति में बनते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान और नेटवर्क। ठीक है, और फिर बनते हैं यहाँ पर, देखिए और कौन कौन से बनते हैं, और बनते हैं देखिए नंबर 4, नंबर 5 देखिए, एक तो काफिज, काफिज हो गया, नंबर 6 हो गया पैराबोलिक, पैराबोलिक। ठीक है, काफिज टीला, पैराबोलिक टीला और तारा टीला और अवरोधी टीला, अवरोधी टीला, ये कहाँ पे बनेंगे? ये सारे जो बनेंगे वो बनेंगे आपके बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में। बरखान, नेटवर्क टीला, काफिज टीला, पैराबोलिक टीला, तारा टीला, अवरोधी टीला, ये सब बनेंगे ना, जो ये सब कहाँ पे बनेंगे? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में बनेंगे। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक एक के बारे में बात करूंगा मैं, आपको धीरे धीरे से समझाऊंगा, आराम आराम से, होले होले। होले होले से क्या लगती है? दुआ लगती है, आपको पता है। होले होले देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम समझेंगे दो ही टीलों के बारे में। नंबर 1 तो अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुदैर्ध्य को बोला जाता है रेखीय टीला। क्यों बोलते हैं समझाऊंगा। और इसको बोला जाता है पौनानुवर्ती टीला। ठीक है, अनुप्रस्थ को हम आडा भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल दिया आपने, ये भी आप पूछोगे मुझसे तो मैं आपका जवाब देता हूं कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ये जो टीले होते हैं, ये अनुदैर्ध्य तो बनता है, हवा ऐसे चल रही है। ठीक है, हवा ऐसे चल रही है, हवा का बहाव कैसे है? ऐसे, तो हवा के समानांतर, हवा के पवनानुवर्ती, पवन किसे बोल देते हैं? पवन किसे बोलते हैं? हवा को बोलते हैं। ठीक है, हवा के समानांतर, समानांतर जो टीले बनेंगे ना, उन्हें क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य टीले बोलेंगे। एक सीधी रेखा में है इसलिए क्या बोलेंगे? रेखीय बोलेंगे। पवन के अनुवर्ती, पवन के अनुवर्ती मतलब पवन का अनुसरण करते हुए जो टीले बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं? वो बन रहे हैं आपके पवनानुवर्ती टीले। बस ये आपको समझ में आ गया। ये कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सीमावर्ती। सीमावर्ती कौन सा? पाकिस्तान का सीमावर्ती जो लगता है एरिया, वो वाला, ये वाला एरिया। यहाँ से बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, यहाँ पे आपका बाड़मेर हो गया, यहाँ पर आपका जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जाल, और यहाँ पर जोधपुर, इन क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? ये अनुदैर्ध्य टीले पाए जाते हैं। लगभग लगभग आपको लोकेशन थोड़ी थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको एक्चुअल याद हो। आपको एक्चुअल तो केवल यह याद होना चाहिए कि जोधपुर जो है, जोधपुर
जोधपुर में मैं जितने भी टीले बताऊंगा वो सारे टीले कहाँ पर पाए जाते हैं, जोधपुर में पाए जाते हैं। ध्यान होना चाहिए इस चीज का कि जो सारे टीले हैं, सभी प्रकार के टीले, सभी प्रकार के टीले उपलब्ध, जिसे बोला जाता है सभी प्रकार के प्रोग्राम हमारे पास उपलब्ध है, सभी प्रकार की ऐसी चीजें हमारे पास उपलब्ध। तो यहाँ पर सभी प्रकार के जो टीले हैं कौन कौन से, अनुप्रस्थ हो गया, अनुदैर्घ्य हो गया, जैसे आपका बरखान हो गया, जैसे आपका काफिस टीला, पैराबोलिक टीला, जैसे तारा टीला, जैसे अवरोधी टीले, ये जो टीले हैं ये सारे ही प्रकार के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं, जोधपुर में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब जय राम जी की कर देंगे हम इनके साथ तो, कि जोधपुर में तो है ही सही। अब और कहां पर है, सीमावर्ती क्षेत्र कौन सा, जो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, कौन सा वाला, एक तो जैसलमेर वाला एरिया, और एक हो गया आपका कौन सा, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर नहीं, ये आपका बाड़मेर वाला एरिया, बीकानेर वाला, वहां पर पाया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अनुप्रस्थ की, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। देखिए पवनानुवर्ती में एक चीज और भी है, देखिए जैसे ये जो बनते हैं ना, ये इनकी आकृति जो होती है, आकृति होती है तलवार के समान, तलवार के समान। ध्यान रखिए कौन सी आकृति के समान कौन सा टीला बनता है, तो तलवार की आकृति के समान कौन सा टीला बनता है, आपका अनुदैर्घ्य टीला बनता है। ठीक है, फिर मैं बताऊं इस बीच में क्या हो जाता है, गैप, गैप बोलते हैं जगह जहां पर क्या नहीं है, रेत, और जहां पर रेत नहीं है उसमें क्या हो जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा, उस रास्ते को बोला जाता है कॉरिडोर। क्या गुरुजी नाम दिया है आपने, कॉरिडोर नहीं, उसको कॉरिडोर ही बोला जाता है, इसलिए बताया मैंने आपको, क्या बोला जाता है, कॉरिडोर बोला जाता है। ठीक है, फिर मैं बात करूं इस कॉरिडोर को क्या बोला जाता है, कारवा, कारवा मार्ग भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, यहां से ऊंट के झुंड, यहां से भेड़ के झुंड, यहां से ऊंटड़ों के झुंड यहां से गुजरते जाते हैं, तो ये एक रास्ता बन जाता है किनके बीच में, इन पवनानुवर्ती, इन रेखीय, इन अनुदैर्घ्य टीलों के बीच में क्या बन जाता है, गैप बन जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है कारवा मार्ग, जिसे बोला जाता है कॉरिडोर, जिसे बोला जाता है सांसी, सांसी ऐसे कुछ बोला जाता है। ठीक है, लिखवा दूंगा मैं आपको, वैसे टेंशन नहीं लेना। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ के बारे में। अनुदैर्घ्य की हमने बात कर ली, अनुदैर्घ्य की हमने बात कर ली, 4 बात इसकी कर ली, तो 2 बात इसकी भी कर लेते हैं। ठीक है, ये जो अनुप्रस्थ टीला होता है ना, इसके बारे में समझो आप। ये तो पवन आ रही थी ऐसे, ऐसे आ रही है पवन, हवा ऐसे चल रही है, ठीक है, हवा ऐसे चल रही है, और ये बनेगा कैसे, आडा, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, आडे बनेंगे, पवन ऐसे चल रही है और ये ऐसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे ऐसे, ऐसे बनने का कारण है अवरोध। जैसे कोई भी अवरोध सामने आ गया, जैसे कोई चट्टान आ गई, कोई पहाड़ी वगैरह कोई भी आ गया अवरोध, तो वहां पर क्या होगा, अनुप्रस्थ टीला बन जाएगा, और वहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएंगे भाग। ये जो बनेगा, ये बनेगा हवा के समकोण पर। हवा के समकोण पर कौन से टीले बनते हैं, आपसे पूछ लिया जाए तो हवा के समकोण पर केवल एक ही प्रकार के टीले बनते हैं, वो बनते हैं अनुप्रस्थ। एक और बनता है हवा के समकोण पर ही, लेकिन इसका जो बड़ा रूप है, इसका बड़ा रूप है, वो क्या है, इसका बड़ा रूप है, और बड़ा रूप होते उसका क्या हो गया, नाम चेंज हो गया, और नाम क्या हो गया, नाम उसका हो गया क्या, बरखान। मतलब गुरुजी क्या मतलब, ये है कि जैसे अनुप्रस्थ जो टीला है हवा के समानांतर बनता, हवा के समानांतर नहीं बनता है, या हवा के समकोण पर बनता है, आडे बनते हैं। ठीक है, आडे ही हैं, ये क्या है, खड़े हैं, ये आडे हैं। ठीक है, बड़ा रूप है इसका बरखान। क्या है इसका बड़ा रूप, बरखान। बरखान क्या होता है गुरुजी, आप बोलो कि बरखान क्या होता है, तो बरखान जो होता है भाई, बरखान, अब इनका तीसरा टीला पढ़ने जा रहा हूं मैं आपको, बरखान जो है। और एक चीज और, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, ये जो अनुदैर्घ्य, ठीक है, ये तो ऐसे बने हुए हैं, और ये जो अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ, इनके बीच में जो बनता है ना, उसे बोला जाता है नेटवर्क, नेटवर्क टीला। ध्यान रखें, नेटवर्क टीला मतलब 3 टीले बता दिए मैंने आपको, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य
और नेटवर्क, ये अनुदैर्ध्य, ठीक है, और ये अनुप्रस्थ, इनके बीच में जो पाया जाता है वो पाया जाता है नेटवर्क टीला। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, बरखान के बारे में। बरखान किसे बोलेंगे? बरखान जो बोलेंगे अनुप्रस्थ, मैंने बोला आपको कि अनुप्रस्थ का जो बड़ा रूप है ना वही क्या है, बरखान है। जैसे ये अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ जो टीला है, और ये बरखान है। बरखान तो क्या है, अनुप्रस्थ का बड़ा रूप, और बरखान का छोटा रूप। क्या है? बरखान का छोटा रूप अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का बड़ा रूप बरखान है। ये ध्यान रखें, बस ये आप लॉजिक समझ गए ना तो आपको पता चल जाएगा। बात वही है अनुप्रस्थ वाली, ये भी क्या होंगे। अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, बरखान के बारे में। बरखान के बारे में, बरखान जो है, बरखान जो है ये कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। मतलब ये क्या होते हैं, सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। कैसे? ये क्या होते हैं, जैसे अब अभी तो यहां पर था, फिर ये यहां पर आ गया, फिर ये यहां पर आ गए, फिर ये यहां पर, मतलब क्या हो रहा है, विस्तार कर रहे हैं। ये किसका? मरुस्थलीकरण का, मरुस्थलीकरण का विस्तार कर रहे हैं। कौन से? बरखान वाले टीले। बरखान क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार, 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 ये चांद देखो था, वही रहा अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बों को क्या कहते हैं? बरखान। और ये क्या होते हैं? सर्वाधिक नुकसानदायक। कैसे होते हैं? मरुस्थल का विस्तार करते हैं, इसलिए विस्तार जो, इसलिए ये होते हैं क्या, ज्यादा नुकसानदायक। और सर्वाधिक जो अभी बताऊं मैं आपको, ये कहां पे पाए जाते हैं, ये देखिए पाए जो जाते हैं पुराने या बोलूं में प्राचीन बरखान जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जैसलमेर में। और नवीन जो बरखान पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कहां पर? शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी में 3 जिले आगे, कौन कौन से? चूरू, झुंझुनू और सीकर, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। शेखावाटी में पाए जाते हैं, नवीन पाए जाते हैं शेखावाटी में, पुराने बरखान पाए जाते हैं कहां पर? जैसलमेर में। और क्या होते हैं? ये अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे होते हैं और अनुप्रस्थ का बड़ा रूप होते हैं। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात आपको समझ में आ भी गई होगी। और एक बार नहीं आई है तो आप एक बार बुक में भी पढ़ लेना, एक बार मुझसे समझ लेना, इसमें आपको समझ में आ जाएगी। बस ठीक है, अब समझते हैं आगे की बात। समझो तो फिर देखो, 4 प्रकार के टीले में बता चुका हूं आपको। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, बरखान, नेटवर्क। ठीक है, अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, पैराबोलिक टीले के बारे में। पैराबोलिक, पैराबोलिक जो टीला है ये बनेगा बड़े अवरोध से। बड़े अवरोध से कैसे गुरुजी? जैसे यहां पर आ गया रोहिड़ा का पेड़, रोहिड़ा का पेड़, जैसे यहां पे आ गया बम्बूल का पेड़, इनसे क्या बनेगा? रोहिड़ा को बोला जाता है, वैज्ञानिक नाम है इसका क्या? टोकोमेला, टोकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, टोकोमेला अंडुलेटा रोहिड़ा का ही नाम है। ठीक है, राज्य पुष्प जाने, राज्य वृक्ष जाने, राज्य पुष्प जो बोला जाता है। ठीक है, तो रोहिड़ा जो है और बम्बूल जो है, इनके अवरोध आ जाने से कौन सा टीला बनता है? मतलब बड़े अवरोध से जो टीला बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा आपका पैराबोलिक टीला। और मैं बात करूंगा जस्ट ऑपोजिट, कौन? काफिज, काफिज टीला, यह बोला जाता है पेराकाफिज। पेराकाफिज जो है ये छोटे अवरोध से बनेगा। क्या बनेगा? छोटे अवरोध। छोटा अवरोध क्या गुरुजी? जैसे क्या आ गई, झाड़ी आ गई, जैसे छोटी मोटी चट्टान आ गई, तो इससे जो बनेगा वो बनेगा काफिज टीला। बस इतनी सी बात है। पैराबोलिक, काफिज, 2 ये पढ़ लिए, 4 पहले पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं तारा टीला। तारा टीले का कोई ज्यादा डिटेल नहीं है। जैसे ये ऐसी आकृति बन जाती है कि तारे के समान, जैसे ऐसे स्टार होता है ऐसे आकृति बन जाती है ऐसी। ठीक है, ये बनती है और ये पूरे राजस्थान में ही पाए जाते हैं, ऐसा इनका। ठीक है, और एक होता है कौन सा? अवरोधी टीला। कौन सा? अवरोधी टीला। अवरोधी जो टीला होता है ये कैसे बनता है? ऐसे जो चट्टान, पहाड़, छोटे छोटे जैसी पहाड़ियां आ गई, उनके अवरोध से जो बनेगा वो बनेगा अवरोधी टीला। बस इतनी सी बातें हैं इनके बारे में।
आपको ध्यान कौन से रखना है, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और एक बरखान, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान, जिसमें बरखान तो आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब जो हम बात करेंगे, ये पार्ट अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। कौन सा वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, शुष्क वाला पार्ट, शुष्क वाला पार्ट जो है वो क्या होता है, अपना कंप्लीट हो जाता है। हमने जो बात की, किसके बारे में बात की, अभी आपको बताया मैंने आपको कि, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, इस वाले पार्ट की हमने बात कर ली, इस वाले पार्ट की हमने बात कर ली। अब इस वाले, इस वाले और इस वाले और इस वाले, इन 4 पार्ट के बारे में बात करेंगे। क्या नाम है, ये तो था शुष्क, ठीक है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर के बाद में आता है ये 25 सेंटीमीटर, ये 50, ये 25, ठीक है। और ये जो है, ये है अर्धशुष्क, क्या है, अर्धशुष्क। फिर हम बात करते हैं घग्गर के मैदान के बारे में, फिर हम बात करते हैं शेखावाटी के अंतर प्रवेश, फिर हम बात करते हैं नागौर के बारे में, फिर हम बात करते हैं किसके, लूनी बेसिन के बारे में, ठीक है। सुनो, ये तो हम कंप्लीट कर चुके हैं शुष्क वाला भाग। अब बात करते